पिछली क्लास में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक पे बातें पूरी कर लिए थे और हमने देखा था कि जैविक घटक को कितने भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। पहला उत्पादक होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे स्तर पे हमने देखा था उपभोक्ता, जो कि 3 स्तरों में पाए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पे। और तीसरा लेवल होता है अपघटक का, जो मृत्यु के बाद यानी जैविक जो प्राणी हैं या घटक हैं, इनकी डेथ के बाद में इन्हें सड़ा गला करके मृदा खनिज या वायुमंडलीय गैसेज में परिवर्तित कर करके सूक्ष्म कणों में तोड़ के इसी मिट्टी में मिला देते हैं और ये कार्य करते हैं कुछ सूक्ष्म जीव, जीवाणु या बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, कवक हैं, पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जा सकता है। यहाँ तक बातें पूरी हो गई थी और अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के जो अजैविक घटक हैं उन पे। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र, और यहाँ पर आप डैश करके अजैविक घटक लिख लीजिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्या शामिल किया जाता है अजैविक घटकों में? जैसे तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश का मतलब सौरिक प्रकाश से है, ध्यान रखिएगा, मिट्टी है, खनिज हैं, जल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो एक जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको हम अजैविक घटकों में शामिल करते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी जीव जब जीवित घटक होता है, जैविक घटक बनने से पहले या जैविक घटक के डेथ के बाद में जो उसकी स्थितियां होती हैं, वो सब किस में आएंगे? अजैविक घटकों में शामिल होंगी। जितने भी अजैविक कारक होते हैं वो अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं और साथ ही अन्य कारकों को प्रभावित भी करते हैं। प्रत्येक अजैविक कारक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर जल और तापमान 2 कारक ले लें तो दोनों कारक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो अजैविक घटक हैं, इसके तहत हम विभिन्न भौतिक और रासायनिक घटकों पे बात करेंगे जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। यानी उनके कम या ज़्यादा होने पर, उनके रहने या फिर ना रहने पर प्रभाव पड़ेगा दूसरे घटकों पर। यानी हम मुख्य रूप से इसमें किस पे बात करेंगे? भौतिक और रासायनिक घटक। वो कौन कौन से भौतिक और रासायनिक घटक हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो सबसे पहले हम अगर देखें भौतिक घटकों को, भौतिक घटक में कौन कौन आएंगे? वे सभी कारक जो सजीवों के वृद्धि एवं विकास के लिए क्या हैं? आवश्यक होते हैं और जीवधारियों को जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं। वो सभी कारक इसमें शामिल किए जाएंगे भौतिक कारक में, जो प्राणियों के लिए आवश्यक हैं और उनके जीवन को वो क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। इसके तहत तापमान है, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, कौन कौन से कारक आएंगे? जैसे तापमान है, आर्द्रता है, दाब, वायुमंडलीय दाब वगैरह हो गया। किसी क्षेत्र की जो स्थलाकृतियां हैं वो भी भौतिक ही हैं। वायु, स्थलाकृतियां आदि कर लीजिए, क्योंकि और भी ऐसी वायुमंडल की जो चीज़ें हैं जो भौतिक में आती हैं और जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। अब ये सभी कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर तापमान अधिक होगा तो आर्द्रता अधिक होगी, तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, अगर गैसेज होंगी तो वायु होंगी। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कारक क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अब अगर आर्द्रता अधिक होगी तो वर्षा भी अधिक होगी उस क्षेत्र में, होगी कि नहीं? दूसरे नंबर पे जो कारक आता है अकार्बनिक घटक होते हैं, जो जीवन को बेहतर तरीके से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अकार्बनिक कारक, कारक या घटक दोनों एक ही बात है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में भौतिक घटक कौन से होते हैं? ये होते हैं। लेकिन उस पारिस्थितिकी तंत्र में अकार्बनिक घटक कौन से होते हैं? तो अकार्बनिक का सीधा मतलब होता है ऐसे घटक जिसमें कार्बन ना हो। ठीक है, तो इसके तहत क्या हो जाएगा? जल है, मृदा है, वायुमंडलीय गैसेज हैं। इसके तहत जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसों में वो गैसें जैसे नाइट्रोजन जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन सी गैसें? ऐसे गैसें जो वायुमंडल में पाई जाती हैं लेकिन उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, उनको हम अकार्बनिक में रखते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया।
इसके अलावा मृदा खनिज है, क्या है, अकार्बनिक में ही मृदा खनिज आएंगे। मृदा खनिज में आप देखेंगे तो बहुत सारे खनिज होते हैं जिन्हें मैक्रो और माइक्रो रूप में देखा जाता है। वो पौधों के विकास के लिए या जीव जंतुओं के सर्वाइवल के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरत होती है उनकी, या अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन उनको ज़रूरत होती है जो वो मृदा से प्राप्त करते हैं, जो पौधे होते हैं। अब इसमें कौन से खनिज आ जाते हैं मृदा खनिज में, जैसे लोहा, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम या पोटेशियम है। इस तरीके के बहुत सारे खनिज हैं, जो फास्फोरस हैं, ये सब मृदा खनिज हैं जो पौधों के वृद्धि और विकास के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं कुछ कार्बनिक खनिज हैं जो अजैविक घटक के रूप में आते हैं, जो कार्बनिक कारक या घटक। इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है कि जो मृदा होती है, मृदा में जब किसी पदार्थ, कोई पदार्थ सड़ गल करके ऊपरी सतह में मिक्स हो जाती है, जैसे वनस्पतियाँ हैं, उनकी पत्तियाँ हैं, या जो गोबर की खाद होती है, ठीक है, ये सब ह्यूमस की श्रेणी में आते हैं, मृदा के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं और प्रोडक्टिविटी में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी मृदा जो क्षेत्र होता है उसमें। इनको आप कह सकते हैं जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी होते हैं कार्बनिक पदार्थ, जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी। यानी जो जैविक घटक हैं और जो अजैविक घटक हैं उनके बीच में कार्बनिक कारक होते हैं जो उनको एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये तो बातें हो गई अजैविक घटकों में। यही सारे घटक हैं जिनको हमें आगे पढ़ते रहना है। किसी भी जीव जंतु या वनस्पति के विकास में इन्हीं घटकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ नियम हैं या अवधारणाएं हैं जो आपके लिए जरूरी है जानना, और वहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण नियम। महत्वपूर्ण नियम। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में बहुत सारे नियम आए हैं, बहुत सारी संकल्पनाएं प्रतिपादित की गई हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो बहुत प्रमुख हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार प्रश्न बन चुके हैं, हम आज उन्हीं पे बात करेंगे, उन्हीं संकल्पनाओं या फिर संबंधित नियमों पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक प्रमुख नियम है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है। ये आप हम पिछली क्लास में कह भी चुके हैं आपसे कि पारितंत्र पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है। ठीक है, क्या है, आधारभूत इकाई है। अब आप पारिस्थितिकी तंत्र को देखे हैं तो आप उसकी जटिलता भी जान चुके होंगे कि कितना कठिन है और कितना ये जाल की तरह बुना हुआ है। नहीं, आप कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो संपूर्ण जैवमंडल का एक जटिल क्या है, संरचना है। यानी पूरे जैवमंडल को अगर देखा जाए, जैवमंडल का मतलब होगा कि जहाँ पे जीवन पाया जाता है, ऐसा क्षेत्र जैवमंडल होता है। तो जैवमंडल की एक जटिल संरचना क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। इसको समझना वाकई जटिल है, अपने आप में एक मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ सब कोई अलग नहीं है, बल्कि हर कोई एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, सभी कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, इसलिए जटिल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक नियम कि संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है, संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारितंत्र है। ठीक है, एक सवाल यूजीसी नेट में पूछा गया था, एकरूपतावाद का नियम भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण नियम क्या है, एकरूपतावाद का नियम। ये एकरूपतावाद और भी बहुत सारे सेंस में आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पारिस्थितिकी के संदर्भ में आपसे बात कर रहे हैं। एकरूपतावाद का नियम, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि प्रकृति में अर्थात भौतिक और जैविक जो प्रक्रम चल रहा है,
इन प्रक्रमों में जो पहले प्रक्रम चल रहा था पास्ट में और जो वर्तमान में चल रहा है, यही आगे भविष्य में चलेगा भी। ये प्रक्रम नहीं बदलेगा। प्रक्रम यानी जो प्रोसेस है इसका पारितंत्र के संचालन का, कि कैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र कार्यशील रहता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, और ये सब एक चक्र चलता रहता है। तो फिर ये कैसे चलता रहता है? तो जिस तरीके से ये पारिस्थितिकी तंत्र का संचालन हो रहा है, ये तरीका कभी नहीं बदलेगा। जो पास्ट में था वही वर्तमान में है और यही भविष्य में होगा। बदलेगा अगर कोई चीज़ तो इनकी दर बदलेगी। उत्पादन, जो उत्पादक है उनकी उत्पादकता बढ़ या घट सकती है, उपभोक्ता जो है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यानी इनकी दर में परिवर्तन आएगा पर इनकी प्रोसेस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यही एक रूपतावाद का नियम है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा प्रवाह का अर्थ ये होगा कि कोई भी सिस्टम या कोई भी जीव जंतु या वनस्पतियां या कोई मानव निर्मित ऐसी वस्तु है जो कार्यशील होती है, तो वो बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर रही है। यानी ऊर्जा उसको मिलनी ही चाहिए। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यानी एक जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से इंटर करती है और कहाँ से आउट होती है, एग्जिट करती है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक दिशात्मक होती है। कोई भी एनर्जी ऐसे चलती है, एक दिशात्मक। यानी सूर्य से प्रकाश के रूप में ऊर्जा आती है, पौधे उसको ग्रहण करते हैं, पौधों को उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। पहले प्राथमिक उपभोक्ता उस ऊर्जा को लेते हैं और फिर वो ऊर्जा, मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है और सूर्य से ऊर्जा प्रकाश के रूप में कहाँ आई? सतह पे आई। यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं, इन्होंने इस ऊर्जा को लिया, फिर इसको यानी ये है उत्पादक। और उत्पादक को कौन खाया? प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो ऊर्जा की मात्रा है वो प्राथमिक उपभोक्ता में गई। अब प्राथमिक उपभोक्ता से फिर कौन लिया? द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर द्वितीयक से कौन लेगा ऊर्जा को? तृतीयक। और फिर तृतीयक उपभोक्ता से ये एनर्जी कहाँ जाएगी? इस एटमॉस्फेयर में फिर से गुम हो जाएगी। किस रूपों में? जिस रूप में वो पौधे प्राप्त किए थे उस ऊर्जा को, उसी रूप में वो एनर्जी क्या होगी? वातावरण में मुक्त हो जाएगी। तो ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता से हो करके ऊर्जा गुजरी है, तो ये एक ही दिशा है ना। ऐसा तो है नहीं कि रिटर्न भी कहीं से हो रहा है। रिटर्न तो अपघटन के बाद जिस रूप में ग्रहण किया गया था उसी रूप में वो मुक्त हो गई। अब ये प्रक्रिया रिटर्न नहीं होने वाली है, वहाँ खत्म ऊर्जा। उसके बाद में वो उसका रूप बदल जाएगा। जो ऊर्जा है उसके जैविक, अजैविक घटक जितने भी हैं उसी में वो खो जाएगी। तो इसकी जो दिशा है वो एक से दूसरे की ओर आगे बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ से ये प्रोसेस सूर्य से आया और ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, यानी एक दिशात्मक होगी। अब जब यहाँ तृतीय अपघटन हो जाएगा और जो ऊर्जा यानी बायोमास के रूप में जो ऊर्जा जीव जंतु में थी, और जब उसकी डेथ हो गई तो वो बायोमास जो है, मान लीजिए कि किसी जीव या जंतु की जब डेथ हो जाती है तो वो शरीर में बायोमास के रूप में ही तो एनर्जी थी। तो वो उस एनर्जी का क्या हुआ? उसे सूक्ष्म जीवों ने अपघटित कर दिया। कार्बन को कार्बन के रूप में तोड़ दिया, फास्फोरस को फास्फोरस के रूप में तोड़ के मिला दिया मिट्टी में। ऑक्सीजन जो जल है वो जल के रूप में अलग हो गया, मृदा में मिल गया या वाष्पीकरण हो गया। नहीं, पूरा का पूरा शरीर क्या हुआ? अलग अलग तत्वों में टूट करके अपने मूल रूप में चला गया, जहाँ से वो पौधे उसको ले करके बायोमास बनाए थे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अब फिर वो पौधों में आएगा। यानी वही प्रक्रिया रिटर्न नहीं हो रही है बल्कि वो आगे चल रही है वो प्रोसेस। जैसे देख लीजिए, ये उत्पादक हैं, उत्पादक से ऊर्जा कहाँ गई? उपभोक्ता में गई। उपभोक्ता से ऊर्जा फिर से क्या होगी? वातावरण में मुक्त हो जाएगी। वातावरण में, और वातावरण से फिर क्या होगी? इसी ऊर्जा का फिर से प्रयोग कौन करेगा? उत्पादक करेगा। और उत्पादक को मिल कहाँ रही है? सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। ये ऊर्जा ऐसे आई और उत्पादक, फिर उत्पादक से फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता से फिर वातावरण में मुक्त हो जाएगी। वातावरण से फिर अपना उत्पादक उसको अलग अलग रूपों में ले लेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये इस तरीके का एक साइकिल बन रहा है और ये लगातार चल रहा है। एक ही दिशा है इसकी। ये दिशा क्या हो रहा है? ये रिटर्न नहीं हो रही है बल्कि आगे ही बढ़ती जा रही है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशात्मक होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक बात और जान लीजिए यहीं पे कि जो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता में जो ऊर्जा पहुंच रही है एक के बाद दूसरे स्तर पे, इस ऊर्जा में क्या 100% ऊर्जा दूसरे स्तर में जा रही है? बिल्कुल नहीं। लैंडमैन ने ये बताया कि ये 100% ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं हो रहा है,
बल्कि कितना हो रहा है 10%। तो फिर 90% ऊर्जा कहाँ जा रही है भाई? आपने कोई बकरी है जो किसी क्षेत्र में गई और वहाँ पे घास चरी, तो जो घास हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, वो ऊर्जा को बनाई पूरा बायोमास। तो उन वनस्पतियों को भी तो अपना जीवन जीना है, तो जीवन जीने के लिए उनको कार्य करना होगा भाई। पूरा प्रोसेस चलता रहता है, एक उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण करना है। तो उस प्रोसेस में वो अपनी ऊर्जा का 90% ऊर्जा खपत कर लेती हैं, बचा 10%। तो जो बकरी है वो गई, ढेर सारी घास चरी, और उस घास को चरने के बाद में उसको लगा कि अब 100% ऊर्जा मुझे मिल गई है। अब वो खेत से भाग करके घर आई, रात भर दौड़ी, चिल्लाई, बोली, कुछ भी की। इस प्रक्रिया में लगभग 90% ऊर्जा उसकी खपत हो जाती है। फिर उसको किसी भेड़िए ने टपका दिया, तो अब वो भेड़िया कितनी ऊर्जा को प्राप्त करेगा? भेड़िए को भाई उसको पकड़ने के लिए वर्क करना पड़ेगा, दौड़ना होगा, भागना होगा, मारना पीटना होगा, ये सब करने में वो भी ऊर्जा का क्षय करेगा। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है, यानी 100% ऊर्जा में से प्रत्येक जीव प्रत्येक स्तर पे 90% ऊर्जा उसके अपने कार्यों में खर्च हो जाती है, और 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर पे क्या होती है? ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय होता है, और एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का 10% हिस्सा ही पहुँचता है। इसी को बोलते हैं 10% का रूल। ठीक है, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र में आप 10% का नियम पढ़ते हैं वो यही है। इस पे और भी बातें आगे होंगी। ठीक है, यानी और इसको दिया किसने था? लिंडमैन ने दिया था। ये नाम ध्यान रखिएगा, 10% का नियम, एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, अगला नियम है कि सूर्यातप। जो सूर्यातप का अर्थ होता है सूर्य से आने वाला ताप, अर्थात सूर्यातप, यानी जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उसी को हम सूर्यातप के रूप में जानते हैं। तो जो सूर्यातप होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी प्रश्न पूछ सकता है। सूर्यातप पारतंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। यानी सूर्य, और भी कारक हैं, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर सूर्य का प्रकाश अधिक है तो उत्पादकता अधिक होगी उस पारिस्थितिकी तंत्र की, और अगर सूर्य का प्रकाश कम है तो उत्पादकता कम होगी। अगर पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता अधिक होगी, किसी क्षेत्र में वनस्पतियों का अच्छा विकास हुआ है तो वहाँ पर शाकाहारी जीव जंतुओं का भी अच्छा विकास होगा, क्योंकि उन्हें वहाँ पे भोजन मिल जा रहा है ढेर सारा। अगर शाकाहारी जीव जंतुओं का विकास वहाँ पे हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर निश्चित रूप से उनका शिकार करने वाले शिकारी भी ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित तौर पे ही होंगे, क्योंकि शेर तो वहीं पे जाके अपना आवाज़ रहना चाहेगा ना, जहाँ पे उसको टाइम टाइम पे भोजन मिलता रहे। तो अगर उत्पादकता अधिक है तो प्राथमिक उपभोक्ता अधिक होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता अधिक होंगे तो द्वितीयक उपभोक्ता अधिक होंगे, अगर ये अधिक होंगे तृतीयक उपभोक्ता भी अधिक होंगे। तो फिर उस क्षेत्र की जो जीवों में विविधता है वो ज़्यादा होगी, यानी डाइवर्सिटी रिच होगी। अगर ऐसा है, उत्पादकता अगर अधिक है तो वहाँ पे जैव विविधता भी अधिक ही होगी। ठीक है, और उत्पादकता अधिक तब होगी जब सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मिलेगा। तो प्रकाश मिलेगा ज़्यादा तो प्रकाश संश्लेषण भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो कभी एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया था, आयोग ने पूछा था कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है उसमें कमी आती है अथवा वृद्धि होती है। क्या होती है? निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश का मतलब आप समझिए कि ये पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री अक्षांश होगा, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, और ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और क्वेश्चन क्या था कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर उत्पादकता में कमी आएगी या फिर वृद्धि होगी। तो भाई निम्न अक्षांश से जब आप उच्च अक्षांश की ओर जाओगे ये, तो फिर क्या होने वाला है? सूर्य का प्रकाश तो 23.5 डिग्री तक ही ज़्यादा मिलता है ना, ये 23.5 डिग्री है जो सूर्य है, सूर्य इसी के बीच में आवागमन उसका होता रहता है साल भर, यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधा पड़ता है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में अधिक पड़ रहा है भूमध्य रेखा के आसपास 30 डिग्री तक, यानी जिसे उष्णकटिबंधीय आप लोग कहते हैं, उस 30 डिग्री तक जब सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ रहा है तो फिर यहाँ पे उत्पादकता अधिक होगी ना।
तो निम्न अक्षांशों पर उत्पादकता अधिक होगी, और उच्च अक्षांशों पे जहाँ सूर्य का प्रकाश कभी कभार थोड़ा बहुत पहुँचता है वहाँ पे निम्न अक्षांश होंगे, उच्च अक्षांश, और उच्च अक्षांशों में सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुँच रहा है तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, तो वहाँ पे उत्पादकता जो पारिस्थितिकी तंत्र की है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में कमी आती है, ना कि वृद्धि होती है। ठीक है, और अगर उत्पादकता में कमी आती है तो कभी अगर आपसे प्रश्न पूछ ले यूजीसी या यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो ये पूछ ले कि भाई अगर पारिस्थितिकी तंत्र में की जो उत्पादकता उसमें कमी आती है तो वो प्रश्न पूछ सकता है कि जैव विविधता में कमी आएगी या वृद्धि होगी। तो 0 डिग्री से यानी निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि उत्पादकता में कमी है। वहाँ पे उत्पादकता में कमी क्यों है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में कमी है। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगली विशेषता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता होती है वो कुछ अजैविक कारक होते हैं, उन अजैविक कारकों से भी प्रभावित होती है। मैंने तो यहाँ सूर्य के प्रकाश से ही जैव विविधता को महत्वपूर्ण इसलिए बताया क्योंकि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सूर्यातप जो सूर्य का प्रकाश है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अजैविक घटक होते हैं जो सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे वर्षा की मात्रा है, मिट्टी की जो प्रकृति है, भाई उर्वर मिट्टी है या मरुस्थली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, हर मृदा की अपनी उत्पादकता होती है। अगर बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी है तो फिर वहाँ पे ज़्यादा उत्पादकता होगी। रासायनिक कारकों में जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता है, अगर पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक है तो निश्चित रूप से वहाँ पे उत्पादकता भी अधिक होनी चाहिए और होगी भी। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी परिवर्तन जो होता है, ये आप लिख लें, पारितंत्र में अवांछित शब्द, इन शब्दों का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कोई शुद्ध हिंदी लिख कर देता है तो समस्याएं वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं समझने में। तो आप यहाँ जान लें कि इन शब्दों का मतलब क्या है। अवांछित का अर्थ होगा कि ऐसे कारक जिनकी ज़रूरत वहाँ नहीं थी, जो किसी काम के नहीं है, उसके लिए फिर भी घुस के बैठ गए हैं, वो अवांछित होते हैं। ठीक है, तो कोई भी अवांछित परिवर्तन, अब अवांछित परिवर्तन का अर्थ ये हो गया कि ऐसा परिवर्तन जो आवश्यक नहीं था, बेवजह हो गया। अगर ऐसा कोई परिवर्तन होता है तो प्रकृति द्वारा परिवर्तन को क्या कर लिया जाता है, उस परिवर्तन को ठीक कर लिया जाता है या समायोजित कर लिया जाता है। प्रकृति द्वारा स्वतः ही समायोजित कर लिया जाता है। स्वतः ही समायोजन का अर्थ होगा कि अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है पारिस्थितिकी तंत्र में तो नेचर उसे अपने आप मेंटेन कर लेती है, उसे मानव को उसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और यही जब समायोजन नहीं हो पाता है और मानव ने बहुत बड़ा हस्तक्षेप कर दिया है, तो जब समायोजन नहीं हो पाता है तो बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में हाईवे बनाना है और जंगल से या पहाड़ी क्षेत्रों से बनाना जो ठीक ठाक घना जंगल भी है। अब पता लगा कि आपने आसपास के जंगल को काट करके पहाड़ों पे पर्यटन स्थल विकसित कर दिया, तो अब उसको प्रकृति कैसे मेंटेन करेगा? अगर वो मेंटेन कर लेती, यदि जंगल में आग लग गई होती तो 10-15 साल 20 साल बाद वहाँ पे फिर से वनस्पतियाँ उगाती, प्रकृति मेंटेन कर लेती अपने आप को। लेकिन आपने वहाँ पे क्या बना दिया? पर्यटन स्थल बना दिया यात्रियों के लिए। अब वहाँ पे रोज सफाई हो रही है, एक आध वनस्पति निकल भी रही है तो उसको भी छील के साफ कर दिया जा रहा है। यानी प्रकृति उसको मेंटेन कर नहीं पा रही, रिकवर नहीं कर पा रही है। वो परेशान होकर के पता लगा बाद में क्या होगा, भूस्खलन हो गया। भाई वनस्पतियाँ मिट्टी को बांध के रखती हैं, जब वनस्पतियाँ ही नहीं रहेंगी तो मिट्टी क्या होगी? बारिश होने लगी लगातार, पर्वत पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो गया, पता लगा कि एक पूरा का पूरा गांव सफा हो गया। तो इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं जिसे आप आपदा का रूप ले लेते हैं, आपदा के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ हमने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का, उसको देख लेते हैं क्या होता है। हेडिंग बना लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता या पारिस्थितिकीय उत्पादकता क्या होता है। तो किसी क्षेत्र में स्वपोषित, यानी कोई एक क्षेत्र हो, थोड़ा बड़ा क्षेत्र बनाते हैं, यहाँ पर क्या हो, स्वपोषित। स्वपोषित का अर्थ हो गया किसके लिए? जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अर्थात वनस्पतियाँ या प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे या वनस्पतियों द्वारा एक निश्चित समय में के द्वारा एक निश्चित समय हो, इकाई क्षेत्र में, क्या इकाई क्षेत्र में
संचित ऊर्जा की मात्रा, संचित मतलब इकट्ठा की गई ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकीय उत्पादकता। अब यहाँ 2-3 शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि एक निश्चित समय इकाई क्षेत्र में संचित ऊर्जा की मात्रा। कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ उग रही हैं, उन वनस्पतियों को एक निश्चित समय ले लीजिए और एक निश्चित क्षेत्र, इकाई क्षेत्र का मतलब मान लीजिए 1 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र है कोई, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में जो वनस्पतियां हैं उनके द्वारा एक निश्चित समय में, यानी 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष, एक निश्चित समय में जितनी ऊर्जा की मात्रा इकट्ठा की जाती है वो क्या कहलाती है? पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहलाती है। ऊर्जा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? उस क्षेत्र की बायोमास। बायोमास क्या होता है? ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाएगा? उत्पादकता। और ये ऊर्जा की मात्रा निर्भर करती है बायोमास पे। बायोमास क्या है? बायोमास का मतलब हो गया कि किसी जो जीवित जीव होते हैं उनको सुखा दिया जाए। सुखाने का मतलब उनसे जल की मात्रा हटा दो, क्योंकि जल में कोई एनर्जी होती नहीं है, कोई ऊर्जा जल में नहीं होती। तो जल को हटाने के बाद में जो जितना भी उसका भाग बचता है, जो भार बचेगा, वही होता है उसका शुद्ध बायोमास। ठीक है, बायोमास किस में देख रहे हैं? वनस्पतियों में। तो वनस्पतियों को सुखा दिया जाए, उसके बाद में जो उनका भार होगा वही उसका बायोमास होगा। तो अगर बायोमास अधिक होगा तो ऊर्जा अधिक होगी उस क्षेत्र में, है कि नहीं? और शुष्क भार का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जीवित पदार्थ को सुखाने का अर्थ इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारे शरीर में, जीवित जीव में जल की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जल ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जल को हटाने के बाद में जितना बचता है वो होता है ऊर्जा। ऊर्जा की मात्रा उसमें होती है। तो उसी में जितनी ऊर्जा होगी उसी को हम उस क्षेत्र का क्या कहेंगे? पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहते हैं। बात समझ में आ गई कि स्वपोषित या वनस्पतियों द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में क्या हो, जो ऊर्जा की मात्रा इकट्ठा की जाती है, संचित की जाती है, उसी को हम पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहते हैं। तो ये तो बातें हो गई पारिस्थितिकीय तंत्र के अजैविक घटक और उससे जुड़े कुछ सिद्धांतों की, जो बहुत महत्वपूर्ण है और हर लाइन से अपने आप में एक प्रश्न बन चुके हैं। आप इनको देखिए और याद रखिएगा, क्वेश्चंस कभी भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश क्या होते हैं? हाँ, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि वर्षा की मात्रा जो है, मैंने बताया आपको कि सूर्य का प्रकाश यानी सूर्यातप किसी क्षेत्र की उत्पादकता को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन इसके अलावा मैंने अजैविक घटक में यह भी बताया कि वर्षा की मात्रा भी निर्भर करती है कि उत्पादकता कितनी होगी। तो आपको यहाँ थोड़ी सी बात और बता देता हूँ कि अगर किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है, देखिए मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तापमान, या फिर इसी को आप सूर्यातप, सूर्य का प्रकाश। अगर टेम्परेचर वायु का अधिक है, अगर तापमान अधिक होगा तो इसको आर्द्रता ग्रहण करने की जो क्षमता है, आर्द्रता ग्रहण क्षमता, ये क्या होगी? ये भी अधिक होगी। अगर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक है, आर्द्रता का मतलब कि जल की जो मात्रा है, वाष्प है, वो हवा में कितनी है। ठीक है, इसको हम ज्योग्राफी में और अच्छे सीखेंगे। अगर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक है, इसका अर्थ ये होगा कि वायु में, उस क्षेत्र की वायु में पानी की अधिक मात्रा है। और अगर पानी की अधिक मात्रा है तो फिर उस क्षेत्र में वर्षा भी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि तापमान, मैंने क्यों कहा कि सूर्य का प्रकाश महत्वपूर्ण है? यही वजह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सदाबहार वनों का विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश लगातार तीव्र गति से मिलता है और वो क्षेत्र गर्म रहता है हमेशा, और वायु में जो आर्द्रता है उसकी मात्रा अधिक होने, ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है वायु की। आर्द्रता अधिक होती है तो वर्षा भी यहाँ पे लगातार होती है। वर्षा अधिक होती है तो क्या होगा? वनस्पतियों का विकास, वनस्पतियाँ ये भी अधिक होंगी। अगर वनस्पतियाँ अधिक होंगी तो फिर जीव जंतु ये भी अधिक होंगे। अगर जीव जंतु और वनस्पतियाँ बहुत सारी हैं तो फिर जैव विविधता वो भी अधिक होगी। ठीक है, जैव विविधता भी अधिक ही होगी। तो अगर ये कंडीशन, तापमान ये है, मेन फैक्टर तापमान ही है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक कारक में तापमान एक ऐसा कारक है जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है, उसको संचालित कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी पारिस्थितिकी के बारे में। अगली क्लास में हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पे बात करेंगे आपसे। थैंक यू।